इस गहन विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संवैधानिक विकास की कहानी के बिल्कुल शुरुआती दौर में जा रहे हैं। हाँ, वो दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ कदम रखे। बिल्कुल, मतलब 1600 से लेके करीब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि कैसे एक सिर्फ व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे यहाँ पैर जमाती गई। और फिर अनजाने में ही सही ब्रिटिश शासन और एक नए संवैधानिक ढांचे की नींव भी पड़ने लगी। हाँ, तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये बदलाव आखिर हुआ कैसे। व्यापार से शुरुआत, फिर इलाके पर कब्जा और फिर जरूरत पड़ी नियमन की। व्यापार से राज और फिर नियमन तक का सफर। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 1600 से। जी, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने वो चार्टर दिया था। हाँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती नाम कितना लंबा था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। हाँ, बिल्कुल। और उनका नारा भी साफ था, भूभाग नहीं, सिर्फ व्यापार। जी हाँ, शुरू में तो यही इरादा था। तो क्या ये शुरुआत पूरी तरह से बस व्यापार तक ही सीमित थी? हाँ, देखिए, जो चार्टर मिला था वो पूर्वी देशों में 15 साल के लिए व्यापार का एकाधिकार था, मोनोपोली। और निवेशक भी बहुत ज्यादा नहीं थे शुरू में, शायद 217। हाँ, लगभग उतने ही। और कंपनी का ढांचा भी पूरी तरह व्यापार के लिए ही था, एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 लोग। अच्छा, जिन्हें बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। जी। और उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था। तो इरादा साफ था, जमीन नहीं चाहिए, सिर्फ व्यापार करना है। हाँ, वो भूभाग नहीं व्यापार वाला नारा यही दिखाता है। फिर भारत में वो टिके कैसे, मतलब स्थापित कैसे हुए? हम पढ़ते हैं कैप्टन हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचे थे। हाँ, हेक्टर जहाज से। फिर 1615 में सर थॉमस रो आए, वो आधिकारिक राजदूत थे। पर क्या ये सब आसानी से हो गया? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, कोशिशें जहांगीर के दरबार में हुई। हॉकिंस को फैक्ट्री की इजाजत तो मिली, पर पुर्तगालियों का विरोध बहुत था। अच्छा, कंपटीशन था। हाँ, तगड़ा कंपटीशन। उनसे लड़ना भी पड़ा। जैसे 1612 का स्वाली युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। और उनका ध्यान किस चीज पर था शुरू में? कपड़ों पर, खासकर सूती कपड़े। भारत उस समय दुनिया के कपड़ा व्यापार का, आप मानिए, 1/4 हिस्सा था। बाप रे, बहुत बड़ा हिस्सा। जी। तो उन्होंने मसूलीपट्टनम जैसी जगहों पर अपनी पहली फैक्ट्रियां या कहें व्यापारिक कोठियां खोली। ठीक है, फिर 18वीं सदी आई और माहौल तेजी से बदला। एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, दस्तक। ये क्या था? हाँ, दस्तक। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था 1717 में। 1717। जी, मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने कंपनी को ये दस्तक दिया। जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दल गया था, उनकी कोशिशों से ये मिला। हाँ, इसमें डॉक्टर हैमिल्टन का भी नाम आता है शायद। हाँ, उनका भी योगदान बताया जाता है। तो ये दस्तक एक तरह का फ्री पास था। फ्री पास मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए, बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट। ओ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। इससे कंपनी को आर्थिक फायदा तो बहुत हुआ, ताकत भी बढ़ी। लेकिन यहीं से स्थानीय शासकों के साथ, खासकर बंगाल के नवाबों के साथ टकराव की जमीन तैयार हो गई। क्यों? राजस्व का नुकसान? हाँ, नवाबों को रेवेन्यू लॉस हो रहा था और कंपनी के लोग इस दस्तक का गलत इस्तेमाल भी करने लगे थे अपने निजी व्यापार के लिए। अच्छा, पहले भी तनाव के कुछ संकेत थे। हाँ, जैसे जोशिया चाइल्ड के बारे में कहा जाता है कि वो काफी अहंकारी थे। शायद उस समय भी कुछ तनाव रहा होगा, लेकिन दस्तक ने मामले को और बिगाड़ दिया। और क्या इसी टकराव की वजह से वो बड़ी लड़ाइयां हुई, प्लासी और बक्सर? हाँ, काफी हद तक। दस्तक के दुरुपयोग को लेकर ही नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी में ठन गई थी। फिर वो कलकत्ता पर नवाब का कब्जा और वो कथित काल कोठरी त्रासदी हुई जून 1756 में। ब्लैक होल ट्रेजेडी। हाँ, उसके बाद माहौल और खराब हो गया। फिर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। हाँ, लेकिन उसमें सैन्य ताकत से ज्यादा कूटनीति और धोखा था। मीर जाफर, जो नवाब का सेनापति था, वो मिल गया था क्लाइव से। तो प्लासी ने कंपनी का राजनीतिक दबदबा बना दिया बंगाल में। जी, लेकिन अगर सैन्य नजरिए से देखें तो 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध ज्यादा अहम था। बक्सर, वो क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी की सेना ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 3 बड़ी भारतीय ताकतों को एक साथ हराया। 3 ताकतें?
कौन कौन? बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अरे, इन तीनों की मिलीजुली सेना को हरा दिया। जी हाँ, ये एक निर्णायक सैन्य जीत थी। इसने साबित कर दिया कि कंपनी अब उत्तरी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो बक्सर के बाद तो मतलब पूरी बाजी पलट गई होगी। हाँ, बिल्कुल। और इसी के बाद हुई इलाहाबाद की संधियां अगस्त 1765 में। अच्छा, इलाहाबाद की संध्या, इनसे क्या खास बदलाव आया? इनमें जो 12 अगस्त 1765 को क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच संधि हुई, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। उसमें क्या था? उसके तहत मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी, ये शब्द फिर आया। इसका ठीक-ठीक मतलब क्या था? क्या कंपनी अब टैक्स वसूलने लगी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दीवानी का मतलब था राजस्व, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। ओ, तो अब शासन कौन चला रहा था, नवाब या कंपनी? यहीं पर क्लाइव ने एक अजीब सी व्यवस्था लागू की। बंगाल में द्वैध शासन या डायरकी कहते हैं उसे, 1765 में। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन? हाँ, एक तरह से काम बांट दिए गए। टैक्स वसूलने का काम यानी दीवानी कंपनी के पास, ठीक है। और प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था देखना, न्याय करना यानी निजामत, वो नवाब के पास। लेकिन पैसा तो कंपनी के पास जा रहा था। बिल्कुल, असली ताकत और पैसा कंपनी के हाथ में था। नवाब के पास जिम्मेदारी थी पर अधिकार नहीं, कंपनी के पास अधिकार थे पर जिम्मेदारी नहीं। ये तो बड़ी चालाकी वाली व्यवस्था लगती है। हाँ, कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद थी, बंगाल की आम जनता के लिए बहुत बुरी साबित हुई। तो कंपनी की ताकत भी बढ़ी, पैसा भी बढ़ा, लेकिन मैंने सुना है कि कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया था। हाँ, ये द्वैध शासन का एक बहुत बुरा नतीजा था। कंपनी के कर्मचारी मालामाल हो रहे थे, निजी व्यापार, रिश्वतखोरी सब चरम पर था। और कंपनी खुद कंगाली की हालत में पहुंच गई थी। उसे ब्रिटिश सरकार से कर्जा मांगना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं? कर्मचारी अमीर हो रहे थे और कंपनी दिवालिया? जी हाँ, यही हो रहा था। और इसी सब के चलते ब्रिटिश संसद में चिंता बढ़ी। अच्छा, तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार को दखल देना पड़ा और वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई थी। उसी की सिफारिशों पे ये एक्ट पास हुआ। मकसद था कंपनी के कामों में सुधार लाना और उस पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, रेगुलेशन स्थापित करना। ये एक्ट तो फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। इसके मुख्य पॉइंट्स क्या थे? क्या-क्या बदला इसने? हाँ, ये वाकई एक मील का पत्थर था। कई बड़े बदलाव हुए। जैसे? पहला, भारत में कंपनी का प्रशासन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश हुई। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा, एक सेंट्रल अथॉरिटी। हाँ, और मद्रास और बंबई के गवर्नर उसके अधीन आ गए। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है। और दूसरा, गवर्नर जनरल अकेले फैसला ना लें, इसलिए उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों के काउंसिल बनाई गई। काउंसिल? हाँ, परिषद। फैसले बहुमत से होते थे। गवर्नर जनरल को सिर्फ टाई होने पर निर्णायक वोट मिलता था। ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की शुरुआत थी। एग्जीक्यूटिव। और न्याय के लिए? तीसरा बड़ा बदलाव वही था। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट? जी, एक चीफ जस्टिस, सर एलाइजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस थे, और 3 और जज। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, मतलब इसके फैसले नजीर बनते थे। ये जुडिशरी यानी न्यायपालिका की नींव थी। तो कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी, ये तो बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव था। बिल्कुल। चौथा, लंदन में जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उनका कार्यकाल 4 साल का किया गया और हर साल 1/4 रिटायर होते थे। वोटिंग राइट्स भी बड़े शेयर होल्डर्स को दिए गए, नियंत्रण बढ़ाने के लिए। हाँ। और पांचवा, जो बहुत जरूरी था, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और रिश्वत या तोहफे लेने पर रोक लगा दी गई, बिना लाइसेंस के। भ्रष्टाचार रोकने के लिए? जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एक्ट क्या दर्शाता है? क्या ये पहली बार था कि ब्रिटिश सरकार या क्राउन कहें अपनी ही कंपनी पर लगाम कस रही थी? हाँ, निश्चित रूप से। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय मामलों को रेगुलेट करने का पहला बड़ा सीधा कदम था। ये मानना कि कंपनी अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे। हाँ, ये इस बात को स्वीकार करना था कि कंपनी अब एक राजनीतिक ताकत बन चुकी है, जिस पर नियंत्रण जरूरी है। इसने भारत में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डाली। हालांकि इसमें भी कई कमियां थीं, पर यह शुरुआत थी। वैसे
इससे पहले 1726 के चार्टर एक्ट ने भी कलकत्ता, बंबई, मद्रास के गवर्नरों को कानून बनाने का कुछ अधिकार दिया था। वो एक छोटा कदम था। पर 1773 वाला ज्यादा बड़ा था। लेकिन क्या ये पूरी तरह सफल रहा? आपने कहा कमियां थीं। तभी शायद 1781 में एक और एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बिल्कुल सही। 1773 वाले एक्ट में अस्पष्टता थी। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहुत झगड़े हुए। अच्छा, किसके बीच? वॉरेन हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी टकराव हुआ। तो इन्हीं कंफ्यूजन्स को, झगड़ों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसने क्या किया? इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसने गवर्नर जनरल और काउंसिल को उनके सरकारी कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया। मतलब सरकार के काम में कोर्ट दखल नहीं देगा। हाँ, मोटे तौर पर यही। इसे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की दिशा में एक कदम माना जाता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ताकि प्रशासन ठीक से चल सके। तो ये पूरी यात्रा देखें, अगर 1600 में एक व्यापारिक चार्टर मिला और 1781 तक आते आते कंपनी पर बाकायदा कानून बन रहे हैं लंदन से, कितना बड़ा बदलाव है। हाँ, कहाँ तो व्यापारी सिर्फ मसालों, खासकर काली मिर्च, जिसे वो काला सोना कहते थे, और कपड़ों के व्यापार के लिए आए थे। डच लोगों से मुकाबला कर रहे थे। हाँ, डच उनके बड़े कॉम्पिटिटर थे शुरू में। और कहाँ वो अब टैक्स वसूल रहे थे, शासन चला रहे थे, और उन पर लंदन से नियंत्रण रखा जा रहा था। बदलाव की दिशा तो एकदम साफ दिखती है, व्यापार से जमीन और राजस्व की तरफ। और फिर ब्रिटिश मॉडल पर प्रशासनिक और न्यायिक संस्थाओं का बनना, भले ही शुरू में उनमें दिक्कतें थी। और अंत में ब्रिटिश संसद का सीधा हस्तक्षेप। जी। तो अगर हम मुख्य बातें समेटें तो पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत धीरे धीरे बढ़ी, शायद अनजाने में ही सही। हाँ, कोई सोचा समझा प्लान नहीं लगता शुरू में। दूसरा, प्लासी और खासकर बक्सर जैसी लड़ाइयों ने सब कुछ बदल दिया। निर्णायक मोड़ थे वो। तीसरा, दीवानी मिलने से कंपनी शासक बन गई, कम से कम आर्थिक रूप से। जी, ड्यूअल गवर्नमेंट वाली व्यवस्था के साथ। और चौथा, बढ़ते भ्रष्टाचार ने ब्रिटिश सरकार को जगाया और 1773 का एक्ट लाना पड़ा। हाँ, ये रेगुलेशन की जरूरत सामने ले आया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कैसे आर्थिक मकसद धीरे धीरे राजनीतिक ताकत में बदल गए। बिल्कुल, और इसने एक अजीब सी स्थिति बना दी। एक प्राइवेट कंपनी जो सरकार चला रही है, ब्रिटिश संसद को इससे निपटना पड़ा। हमें नहीं हुआ। इसमें कई मोड़ थे, कई जटिलताएं थी। श्रोताओं के लिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। कंपनी का शुरुआती नारा था भूभाग नहीं, व्यापार। जी। आपको क्या लगता है, ये सोच असल में कब और कैसे बदलनी शुरू हुई? क्या ये सिर्फ प्लासी और बक्सर के बाद हुआ, या इसकी जड़ें और गहरी थीं? क्या कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसी बहसें चल रही थी, या बाहर के दबाव थे? हाँ, कि व्यापार के साथ साथ अब जमीन पर भी कब्जा करना जरूरी है। ये बदलाव कैसे आया होगा? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।